न्यूक्लियर फिजिक्स, इसमें भी ऐसा कुछ इतने ज़्यादा फार्मूलाज नहीं हैं, थोड़े से फार्मूलाज हैं और आसान से हैं, इनको भी हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला न्यूक्लियस से रिलेटेड मैंने आपको बताया था कि न्यूक्लियस का रेडियस और वॉल्यूम ये किस पे डिपेंड करते हैं, ये एटॉमिक आपके मास पे डिपेंड कर रहे होते हैं। और इनका रिलेशन क्या था, रेडियस का r इज इक्वल टू r नॉट टाइम्स a पावर 1/3। r नॉट कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू 1.2 फर्मी, फर्मी मीन्स 10⁻⁻15, और a क्या है, a एटॉमिक मास है। जब वॉल्यूम फाइंड करेंगे v इज इक्वल टू 4/3 पाई r क्यूब से, तो वो क्यूब इस क्यूब रूट से कैंसिल हो जाएगा और वॉल्यूम का जो रिलेशन आपके पास आएगा उससे पता चलेगा कि वो एटॉमिक मास पे डिपेंड करेगा, उसकी कोई पावर नहीं है। तो ये रिजल्ट हमारे पास कुछ इस किस्म का आता है। तो रेडियस अगर दो डिफरेंट हमारे पास न्यूक्लियाई के पूछे जाएं तो उसमें आपके पास जो रेशियो आएगी उसमें क्यूब रूट आएगा, लेकिन अगर वॉल्यूम की रेशियो पूछी जाए तो सिंपल एटॉमिक मास की रेशियो फाइंड कर लें, आपके पास न्यूक्लियाई के वॉल्यूम फाइंड हो जाएंगे। नेक्स्ट, मास स्पेक्ट्रोमीटर या मास स्पेक्ट्रोग्राफ, जो आइसोटोप्स की सेपरेशन के लिए उनकी रिलेटिव अबंडेंस फाइंड करने के लिए यूज होता है। इसमें जो हमारे पास मैथमेटिकल फार्मूला है वो रेडियस का, इसके अलावा आपके पास मास का होता है कि जब कर्व पाथ प्रोड्यूस होगा मास स्पेक्ट्रोमीटर में आइसोटोप का, तो उनका जो रेडियस है वो किसके इक्वल होगा, 2 टाइम पोटेंशियल मास ओवर चार्ज इनटू स्क्वायर ऑफ पोटेंशियल। और इसी से हमने मास को लिखा कि मास किसके इक्वल है, Q R स्क्वायर ओवर 2 टाइम पोटेंशियल। तो इसे हम मास को भी कैलकुलेट कर सकते हैं और मास की इवन वेरिएशन को मैग्नेटिक फील्ड के साथ भी डिस्कस कर सकते हैं। तो ये इतने इंपॉर्टेंट फार्मूलाज नहीं है, लेकिन टॉपिक में शामिल थे इसलिए मैंने यहाँ मेंशन कर दिया। फिर इसमें ग्राफ मैंने बताया था, वो ग्राफ भी आपके पास डिटेक्टर बताता है, और ये ग्राफ रिलेटिव अबंडेंस का है कि मास स्पेक्ट्रोमीटर में हम आइसोटोप की रिलेटिव अबंडेंस कि किस आइसोटोप की क्वांटिटी ज़्यादा है वो भी फाइंड करते हैं। तो ये रिलेटिव अबंडेंस का ग्राफ है, और ये ग्राफ हमारे पास क्या था कि अगर नियॉन की एग्जांपल बुक में है कि नियॉन के 20 आइसोटोप की तादाद ज़्यादा है, और इसी तरह डिफरेंट आइसोटोप उसके ग्राफ से पता चल रहा होगा। तो एक तरह की यहाँ इंटेंसिटी है कि जिस जगह जाकर हिट करना है डिटेक्टर में किसकी इंटेंसिटी ज़्यादा होगी। तो ये नियॉन आपके पास 20, ये 21 और ये 22, ये उसके ग्राफ है जो रिलेटिव अबंडेंस को बता रहे होते हैं। नेक्स्ट वन, मास डिफेक्ट। मास डिफेक्ट क्या था, मास डिफेक्ट था डिफरेंस इन द मास ऑफ न्यूक्लियॉन्स एंड मास ऑफ न्यूक्लियस। कि न्यूक्लियॉन्स और न्यूक्लियस का जो मास है वो डिफरेंट है, और इनका जो डिफरेंस होगा ये मास डिफेक्ट कहलाता है, क्योंकि मास एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है, और वही जो मास का डिफरेंस है वो मास डिफेक्ट कहलाता है। तो इसको कैसे लिखेंगे, न्यूक्लियॉन के मास को, न्यूक्लियॉन के मास का मतलब होगा कि टोटल मास ऑफ प्रोटॉन, इस तरह टोटल मास ऑफ न्यूट्रॉन, और इसमें से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा जो भी न्यूक्लियस है उसका मास, मास डिफेक्ट फाइंड हो जाएगा। फिर जो मास है यहाँ पर वो AMU में यूज किया जाता है, तो उसकी वैल्यू पता होनी चाहिए आपको। AMU मीन्स एटॉमिक मास यूनिट, और 1 एटॉमिक मास यूनिट 1/12 मास ऑफ द कार्बन एटम। और कार्बन कौन सा, कार्बन 12(6) किसके इक्वल होता है, 1.66 10⁻⁻27 किलोग्राम। और इसको AMU में हमारे पास कन्वर्जन के लिए यूज किया जाता है, और 1 AMU 1 U के इक्वल भी लिखा जाता है। और एनर्जी के साथ इक्वलेंट लिखा जाए तो ये 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के इक्वल होता है। मतलब 1 AMU जो मास डिफेक्ट होगा वो 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी को प्रोड्यूस कर रहा होगा। किसका मास डिफेक्ट नियरली जीरो माना जाता है, हाइड्रोजन का। जो लाइटेस्ट न्यूक्लियाई है हाइड्रोजन, उसके मास डिफेक्ट को जीरो माना जाता है। एक और चीज इसमें बता दूं मास डिफेक्ट पर न्यूक्लियॉन के हवाले से, कि जो मास डिफेक्ट पर न्यूक्लियॉन है कि पर न्यूक्लियॉन मास डिफेक्ट कितना होगा।
mass defect per nucleon, इसको फाइंड करने के लिए mass defect को एटॉमिक mass से डिवाइड किया जाता है। इस फैक्टर को पैकिंग फ्रैक्शन का नाम दिया जाता है और इस पैकिंग फ्रैक्शन का न्यूक्लियस की स्टेबिलिटी के साथ जो रिलेशन होता है वो इनवर्स होता है। मींस जिसकी mass defect पर न्यूक्लियन की वैल्यू ज़्यादा होगी उसकी स्टेबिलिटी कम होगी। और ये चीज़ हम ग्राफ में भी डिस्कस करते हैं जो पंजाब की बुक में है, बाकियों में नहीं, कि आयरन का mass defect पर न्यूक्लियन सबसे कम है, मीन स्टेबिलिटी उसकी सबसे ज़्यादा है। बाइंडिंग एनर्जी, कितनी एनर्जी रिक्वायर्ड है न्यूक्लियॉन्स को सेपरेट करने के लिए, ये आपके पास बाइंडिंग एनर्जी कहलाती है। और बाइंडिंग एनर्जी का रिलेशन mass defect टाइम्स सी स्क्वायर, इससे आंसर जूल में आएगा। और अगर आप mass defect को AMU में यूज करोगे, यहां पर आपने किलोग्राम में यूज किया, और अगर आप mass defect को यूज करोगे AMU में तो फिर इसका फार्मूला mass defect इंटू 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इस फार्मूला को फिर अगर आप एटॉमिक मास और नंबर की फॉर्म में लिखना चाहो तो वो भी होगा कि Z टाइम MP प्लस N टाइम्स MN, ये आपके पास न्यूक्लियॉन्स का मास माइनस मास ऑफ न्यूक्लियस मल्टीप्लाइड बाय 931 मेगा इलेक्ट्रॉन। फिर एक और फैक्टर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन का, इसका ताल्लुक स्टेबिलिटी के साथ डायरेक्ट है और ये सबसे ज्यादा आयरन का होता है। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन मींस बाइंडिंग एनर्जी डिवाइड बाय एटॉमिक मास, और इसके लिए याद रखिएगा कि इसका स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस के साथ डायरेक्ट रिलेशन होता है। फिर इसमें ग्राफ भी था जो पूछा जाता है MCQs में। ये ग्राफ है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन का एटॉमिक मास के साथ। ग्राफ का बिहेवियर क्या है, ग्राफ पहले इंक्रीज करेगा और फिर डिक्रीज करेगा। और किसके लिए इसकी वैल्यू सबसे ज्यादा है, जो मोस्ट स्टेबल है आयरन। और उसके अलावा हाइड्रोजन यहां पर है, यूरेनियम यहां पर है। हाइड्रोजन कंबाइन होगा स्टेबल होने के लिए, ये रिएक्शन आपके पास होगा फ्यूजन रिएक्शन, ताकि बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन बढ़े। और यूरेनियम ब्रेक होगा ताकि बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन बढ़े, ताकि स्टेबल हो। और ये रिएक्शन कौन सा होता है, ये फिशन होता है। तो फ्यूजन फिशन दोनों स्टेबिलिटी को अचीव करना चाहते हैं, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन को बढ़ाना चाहते हैं। तो छोटे न्यूक्लियाई फ्यूज होते हैं और बड़े न्यूक्लियाई उनमें फिशन होता है, टूटते हैं ताकि उनकी स्टेबिलिटी इंक्रीज हो। नेक्स्ट रेडियो एक्टिविटी। रेडियो एक्टिविटी में ऐसा कोई फार्मूला इन्वॉल्व नहीं होता, इसमें आपके पास लॉज इन्वॉल्व होते हैं जो रेडियो एक्टिविटी के हैं, जो हम हाफ लाइफ के अंदर भी डिस्कस करते हैं, जो लॉज ऑफ रेडियो एक्टिविटी ऑफ हाफ लाइफ कहलाते हैं। जिसमें पहला लॉ आपके पास ग्राफ से ही आता है, ये ग्राफ में यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ, ये हाफ लाइफ में मेनली आता है, लेकिन इसी से इसके रेडियो एक्टिविटी के लॉज भी डिस्कस होते हैं, नंबर ऑफ एटम्स और टाइम। और ये ग्राफ इसका होता है कर्व, कि टाइम के साथ जो नंबर ऑफ एटम्स हैं वो आपके रिड्यूस होते जाएंगे। जो ग्राफ है वो एक्सपोनेंशियल होता है, और जो इसकी स्लोप होती है वो डिक्रीजिंग है और इसके अलावा नेगेटिव है। इस ग्राफ में स्लोप किसके इक्वल होती है, तो वो आपको पता है कि रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन है, डेल्टा एन ओवर डेल्टा टी, और ये हमारे पास कहलाती है एक्टिविटी। तो ए एक्टिविटी ये हमारे पास फिजिकल क्वांटिटी है, और इसी का यूनिट हम देखते हैं कि बैकुरल है, क्यूरी है या फिर रदरफोर्ड है। तो जो पहला लॉ रेडियो एक्टिविटी का वो ये कहता है कि जो रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन होती है इसका ताल्लुक नंबर ऑफ एटम्स के साथ जो प्रेजेंट होते हैं डायरेक्ट होता है, और ये इसका रिलेशन बनता है। इसमें जो n है ये प्रेजेंट नंबर ऑफ एटम्स है जो उस टाइम पे प्रेजेंट होंगे। जितने प्रेजेंट नंबर ऑफ एटम्स ज्यादा उतने डिके भी ज्यादा होंगे। और जो इसमें लैम्डा है ये डिके कांस्टेंट है, कि कोई भी न्यूक्लियाई कितना रैपिडली डिके कर रहा होता है। और इसी को डेल्टा एन ओवर डेल्टा टी को एक्टिविटी भी लिखा जाता है, और इससे रिलेटेड आपके न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी होते हैं। सेकेंड लॉ इसी से ड्राइव होता है, नंबर ऑफ एटम्स एट एनी टाइम, किसी भी टाइम पे नंबर ऑफ एटम्स किसके इक्वल है,
ई रेज टू पावर माइनस लैम्डा टी टाइम्स ओरिजिनल नंबर ऑफ एटम्स। तो इसमें जो एन नॉट ये आपके ओरिजिनल नंबर ऑफ एटम्स हैं कि जब टाइम 0 था तो उस टाइम पे नंबर ऑफ एटम्स क्या थे। और थर्ड हमारे पास इसका जो रिलेशन है वो हाफ लाइफ का ही आता है, उसको मैं यहां पर डिस्कस नहीं कर रहा, मैं उसको सेपरेटली आगे डिस्कस करूंगा। तो ये आपके पास रेडियो एक्टिविटी के जो लॉज हैं वो आते हैं। इसमें मैं डिके कांस्टेंट को क्या मेंशन कर दूं कि डिके कांस्टेंट आपका कांस्टेंट फैक्टर है। अब चाहे इसको आप एक्टिविटी ओवर नंबर ऑफ एटम्स लिखो, चाहे आप इसको रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन ओवर नंबर ऑफ एटम्स लिखो, ये रहेगा क्या, ये कांस्टेंट ही रहेगा। और इसका यूनिट हमारे पास होता है वो पर सेकंड होता है। तो ऐसा यूनिट इसका पर सेकंड, और ये डिपेंड नेचर पे करता। एक्टिविटी कांस्टेंट नहीं होती, एक्टिविटी विद टाइम डिक्रीज कर रही होती है, लेकिन डिके कांस्टेंट क्या रहता है, वो कांस्टेंट रहता है। हाफ लाइफ, टाइम ड्यूरिंग विच नंबर ऑफ एटम रिड्यूसेस टू हाफ, इसका फार्मूला जो थर्ड लॉ है वहां से आता है, नेचुरल लॉग ऑफ 2 ओवर डिके कांस्टेंट, जिसको 0.693 ओवर डिके कांस्टेंट भी कहते हैं। और ये भी डिके कांस्टेंट की तरह सिर्फ नेचर पे डिपेंड करेगा, नेचर के अलावा ये किसी फैक्टर पे डिपेंड नहीं करता। फिर एक और वेरिएबल हमने डिस्कस किया था हाफ लाइफ के अलावा, मीन लाइफ का, जो एवरेज लाइफ होती है न्यूक्लियॉन की। और मीन लाइफ किसके इक्वल था, ये डिके कांस्टेंट के रेसिप्रोकल के इक्वल था। और जब इसका कंपैरिजन किया जाता है तो ये 1.44 टाइम्स था हाफ लाइफ के। मींस मीन लाइफ हाफ लाइफ से ज्यादा होती है, और टोटल लाइफ वो तमाम न्यूक्लियाई की इन्फिनिटी होती है। जो कुछ यूनिट्स हैं उनकी वैल्यूज भी मैं यहां पर लिख दूं, जो रेडियो एक्टिविटी और हाफ लाइफ दोनों में यूज होते हैं। कि जो हमारे पास एक्टिविटी जो है उसका जो यूनिट है एसआई, एक्टिविटी ए, उसका जो एसआई यूनिट है वो बैक्यूरल है। और बैक्यूरल का मतलब होता है कि एक न्यूक्लियाई, एक एटम डिसइंटीग्रेट होगा पर सेकेंड। तो 1 बैक्यूरल इज इक्वल टू 1 एटम, यानी 1 एक्टिविटी है इसकी डिसइंटीग्रेटिंग पर सेकेंड। जिसके जो दूसरे यूनिट है उसके साथ इसकी कन्वर्जन, जैसे क्यूरी है, रदरफोर्ड है, तो क्यूरी 3.7 10⁻10 होता है एटम्स डिसइंटीग्रेटिंग पर सेकेंड। तो फिर हम इसको 10⁻10 बैक्यूरल। फिर रदरफोर्ड वो आपके पास डिफरेंट यूनिट है एक्टिविटी का ही, और वो किसके इक्वल है, वो 10⁻6 बैक्यूरल के इक्वल होता है। और उसको आप क्यूरी के साथ अगर करना चाहो, क्यूरी और रदरफोर्ड को, तो 3.7 10⁻4 रदरफोर्ड के इक्वल आएगा। तो ये यूनिट भी आप लोगों ने याद रखने हैं। लास्ट रेडिएशन एक्सपोजर, इसमें दो आपके फार्मूलाज हैं जो तमाम बोर्ड्स में नहीं है, डोज और इक्विवेलेंट डोज का। डोज एंड इक्विवेलेंट डोज, जैसे डिफरेंट रेडिएशंस के बारे में हमने पढ़ा था कि उनकी जो डोज की वैल्यू है वो सेम है, क्योंकि डोज सिंपल डिपेंड करता है एनर्जी ओवर मास पे, लेकिन इक्विवेलेंट डोज उनकी डिफरेंट होगी क्योंकि उनका जो बायोलॉजिकल इफेक्ट होगा वो डिफरेंट होगा। तो डोज एनर्जी बाय मास के इक्वल है, और इक्विवेलेंट डोज रिलेटिव बायोलॉजिकल इफेक्टेंस जो उस रेडिएशन का है मल्टीप्लाइड बाय एब्जॉर्ब डोज के इक्वल है। यूनिट दोनों के क्या है, जो डोज है इसका ऐसा यूनिट ग्रे होता है जी वाई, और इक्विवेलेंट डोज का ऐसा यूनिट वो हमारे पास सिवर्ट है। और फिर इनके पुराने यूनिट भी मेंशन है, वो भी आप लोगों ने याद रखना है कि इनके पुराने यूनिट क्या हैं। तो ग्रे आपके पास किसके इक्वल है, ग्रे इक्वल है जाउल पर किलोग्राम के, और जो सिवर्ट है वो किसके इक्वल है, वो आरबी फैक्टर मल्टीप्लाइड बाय ग्रे के इक्वल है। आरबी फैक्टर का कोई यूनिट नहीं होता। और ओल्ड यूनिट डोज का आरएडी है, रेडिएशन एब्जॉर्ब डोज, और 1 आरएडी 0.01 ग्रे के इक्वल होता है, या फिर 1 ग्रे
100 RAD के इक्वल है। और इक्विवेलेंट डोज का जो ओल्ड यूनिट है वो है रैम, रोंटिगन इक्विवेलेंट मैस। और 1 रैम की कन्वर्जन भी वैसी ही है जैसी हमारे पास RAD की है कि 1 रैम इज इक्वल टू 0.01 सिवेट, और 1 सिवेट जो है वो 100 रैम के इक्वल है। तो ये बच्चे आपके पास फार्मूलाज हैं और चंद एक यूनिट ग्राफ मैंने डिस्कस किए इन तमाम यूनिट्स के। तो आई होप आपकी चीज़ें रिवाइज हो गई होंगी, जो चीज़ें आपने इन यूनिट्स में पढ़ी। कल इंशाल्लाह हम फर्स्ट ईयर को स्टार्ट करेंगे, और ये पैटर्न हम उधर भी रखेंगे कि जब वहाँ पर भी हमारे पास कोई यूनिट कंप्लीट होगा तो वहाँ पर भी हम लोग उनके भी फार्मूलाथॉन को डिस्कस ज़रूर करेंगे, ताकि वहाँ पर भी हमारे पास उनके जो फार्मूलाज हैं, ग्राफ हैं, वो साथ साथ रिवाइज हों। फर्स्ट ईयर के कंपैरेटिवली जो फार्मूलाज हैं वो ज़्यादा हैं। ठीक है बच्चे, तो अपना ख्याल रखिएगा, खुश रहिएगा। अल्लाह ताला हम सब के लिए आसानियाँ पैदा करे और दूसरों के लिए आसानियाँ पैदा करने का शर्फ अता करे। अल्लाह हाफ़िज़।